नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में अपनी बातें रखी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ की है। वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चा पर फेल हो गई है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को युवराज कहते हुए उनके स्टार्टअप पर भी तंज कसा। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई। 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे रखती है। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो से यात्रा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राष्ट्रपति मेट्रो के अंदर सीट पर बैठी हुई नजर आ रही हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों की भारी भीड़ नजर आ रही। बता दें, राष्ट्रपति की यात्रा का उद्देश्य शहरवासियों के दैनिक अनुभवों से जोड़ना था। वीडियो में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के कई अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, जो उन्हें मेट्रो के संचालन को लेकर जानकारी साझा कर रही। वहीं राष्ट्रपति के सफर के दौरान कोच में सुरक्षा में तैनात अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क रहे। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलीलें पेश की और इसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को सुबह 10 बजे होनी है। बता दें, हाईकोर्ट आज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से दायर की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। चुनाव आयोग से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। वहीं इंडियन गठबंधन के नेता भी चुनाव आयोग से खफा नजर आ रही हैं। शिवसेना यानी कि यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया से इतनी दिक्कत है तो भारत निर्वाचन आयोग के नाम से इंडियन शब्द हटाया जाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग एक पार्टी है और एक व्यक्ति विशेष का गुलाम बन गया है।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना पहला बजट कल पेश करने जा रही है, लेकिन इसको बजट के बजाय लेखानुदान कहा जाएगा और ऐसा लोकसभा चुनाव की वजह से किया जा रहा है। लेखानुदान से पहले वित्त मंत्री दिया कुमारी ने तैयारी पूरी कर ली है। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव और राजस्व शासन सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो राज्य लेखानुदान में दिया कुमारी नई भर्ती, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने और कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात दे सकती है। और इसके अलावा चिरंजीवी योजना के आयुष्मान योजना से जुड़ने के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के ऐलान भी हो सकते हैं। यूपी के कुशीनगर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साइकिल यात्रा निकाली है और 1979 में बाढ़ पीड़ित को जमीन वापस कराने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। बता दें, अजय कुमार लल्लू ने कुशीनगर के तमकुही राज्य तहसील में भगवानपुर में बाढ़ पीड़ितों को उस वक्त के मजिस्ट्रेट ने विस्थापित किया था, लेकिन 2001 में भूमाफियाओं ने जमीन का कृषायुक्त पट्टा करा लिया, जिसको लेकर बाढ़ विस्थापित 300 परिवारों पर जमीन खाली करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। और इसी को लेकर बाढ़ विस्थापितों के साथ भगवानपुरा से तमकुही जो तहसील कलेक्टर तक साइकिल यात्रा निकाली गई। भगवानपुर ग्राम सभा से चलकर तहसील तक आई है। हम न्याय के लिए आए हैं। ये लोग 1989 में बाढ़ के दौरान इनकी जमीन, इनका घर, सब कुछ नदी में विलीन हो गया। नदी में विलीन होने के उपरांत उस समय के तात्कालिक एसडीएम श्री सीआर यादव जी ने इन सभी लोगों को 605, 609 नंबर जो भगवानपुर में स्थित है वहां पर इनको बसाया। इंदिरा आवास, राजीव गांधी विद्युतीकरण, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर का नकल, प्रधानमंत्री आवास, सड़क, खड़ंजा, पिच, इंटरलॉकिंग, इवन वोट देने तक का काम उसी ग्राम सभा के अंतर्गत, और स्कूल वहां पर स्थित है, वहां पर इन लोगों ने करने का कार्य किया। 2001 में कुछ अवैध और फर्जी तरीके से कुछ लोगों का पट्टा कर दिया गया। आज तक वो लोग वहाँ काबिज नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में तमाम अधिकारियों द्वारा इन लोगों को जाकर परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ सहित पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। उसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और अन्य अधिकारियों ने जिला कलेक्टर परिसर से एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक करने का काम करेगा। महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के राकेश कुमार पवार ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जिले की लगभग 90 ग्राम पंचायतों में इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, ये रथ लगभग 90 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। इसके साथ में हमने नुक्कड़ नाटक की टीम भी रवाना की है। शेष बची हुई ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक की टीम और उनके सदस्यों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर बेटियों के प्रति जो धारणा बनी हुई है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से लेकर और उनके लिंगानुपात में वृद्धि हो सके जिले के। उधर झालावाड़ जिले के गंगधार तहसील क्षेत्र में छोटी काली सिंध नदी पर बनाए जा रहे बांध का विधायक खालूराम मेघवाल ने दौरा किया और बांध के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग के कर्मचारियों से चर्चा की और शीघ्र डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुनावी दौरे पर बांध निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद बांध निर्माण कार्य शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 नक्सलियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक मामले में 3 नक्सलियों को दोष मुक्त कर दिया गया। बताया चले, नक्सलियों की गिरफ्तारी 2012 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने की थी, जिसके बाद से ही सभी आरोपी 12 साल से जेल में बंद है। बता दें, 3 नक्सलियों पर पुलिस ने लाखों रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 2012 में मुठभेड़ हुई थी और लाल व्रत कोल, मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल, जिसमें लाल व्रत के पास कोई उस समय इस मामले में हथियार नहीं था।
इसलिए वो दोष मुक्त कर दिए गए। पुलिस मुठभेड़ में भी दोष मुक्त हैं, सभी लोग पुलिस मुठभेड़ में सभी लोग दोष मुक्त हैं। और जो प्रतिबंधित असलहा मिला है, SLR और 9mm कार्बाइन जो असलहे मिले हैं, उसमें मुन्ना विश्वकर्मा को और अजीत कोल को 7/27(2) आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास की सज़ा आज हमारे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एहसानुल्लाह खान साहब ने ये सज़ा सुनाया। खबर भीनमाल से है, जहां लोगों ने नल कलेक्शन देने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मनोनीत पार्षद जयंतीलाल घांची ने बताया कि श्यामबकरी माता मंदिर में निम्बोड़ा रोड पर बनी कॉलोनियों में ऐसे कई परिवार हैं जो जल जीवन मिशन योजना से वंचित हैं। यह लोग पानी की पाइपलाइन डालकर नल कनेक्शन जारी करवाने की मांग कर रही हैं। लोगों का कहना है कि भीनमाल से निम्बोड़ा मेन रोड पर रास्ते में तेज ढलान और चढ़ाई होने से बारिश में डिप में पानी भर जाता है, जिससे रास्ते का आवागमन बंद हो जाता है और उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आज दिनांक को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारे निम्बोड़ा रोड, जो श्यामबकरी माता से निम्बोड़ा रोड तक, वहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के लिए, और वहाँ की जो आबादी और ढाणियाँ बसी हुई है, वहाँ पे कोई रोड लाइट की सुविधा नहीं है। रोड लाइट के लिए और एक बैन मुख्य मार्ग है, उस पर एक डिप पड़ती है, वहाँ पानी का भराव रहता है, तो काफ़ी समस्या होती है। इसके लिए हमने हमारे वकील साहब के साथ में ज्ञापन सौंपा है जल जीवन मिशन के तहत में जिला कलेक्टर के नाम से नायब तहसीलदार जी। जोर शोर से चल रहा है, लेकिन भीनमाल में निम्बोड़ा रोड पर जो ढाणियाँ हैं उनके लिए पानी की कोई सुविधा नहीं है। जब एक्शन और इनके अधिकारियों से बात की तो कि हमारे कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। अब आपके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वंचित हैं। उनको सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए और पानी की व्यवस्था करवाने के लिए हमने मार्फत नायब तहसीलदार के मार्फत एक ज्ञापन दिया है, जो कि जिला कलेक्टर साहब को जल्दी से जल्दी इनकी पानी की समस्या जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डाल के और सुचारू कर। बढ़ेंगे आगे। शाहपुरा में नगरपालिका पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने वाली टीम जैसे ही कस्बे में पहुंचे तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद नगरपालिका ने दुकानों के बाहर रखे सामान को कब्जे में ले लिया। नगरपालिका आयुक्त ममता चौधरी ने बताया कि सड़क बीमा के बाहर दुकानदारों और ठेले वालों की ओर से अतिक्रमण करने वाले लोगों को कार्रवाई के तहत हटाया गया है। काफ़ी समय से शहर में यातायात व्यवस्था खराब हो रही थी तथा जाम की स्थिति बनी हुई थी, तो आमजन की भी काफ़ी कंप्लेंट्स थी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की। इसलिए अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल नगरपालिका द्वारा शुरू की गई थी। उसमें प्रशासन का भी सहयोग मिला है और थाने से भी जाब्ता उपलब्ध करवाया गया था, और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, जिससे शहर को जो जाम की स्थिति है उससे निजात मिल सके। खबर यूपी के जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के ऑटो पार्ट्स की दुकान के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार में आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी 15 दिन पहले गैरेज में सही कराने के लिए लाई गई थी। वहीं पुलिस भी अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये 6 तारीख को करीब 11:30 बजे की घटना होगी। 11:30-12 बजे घटना की अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। ये नूरी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, आप सामने देख रहे होंगे। यहाँ पे गाड़ी करीब 15 दिन पहले बनने आई थी और इसमें एकाएक आग लगी है। इसमें एक आदमी बैठा हुआ। बदलते मौसम के साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसानों में तमाम बदलाव होते हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए पशुओं को बीमारियों से बचाना बेहद जरूरी होता है। इसी सब पर हमारे संवाददाता ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवन लाल से खास बातचीत की। ऋतुएं जब बदलती हैं तो वातावरण में पूरा परिवर्तन हो जाता है, और उसके साथ ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसानों के भी शरीर में काफ़ी बदलाव देखा जाता है। उन परिवर्तन से तमाम कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जिससे आदमी जो है या जानवर या पेड़ पौधे भी काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो आखिर उनको हम कैसे, जो बदलाव हैं उनको हम कैसे, उनका जो इफेक्ट है उसको हम कैसे कम कर पाएँ, उसी संबंध में हम जानकारी करेंगे। लेकिन आज जो हम जानकारी करेंगे वो विशेषकर पशुओं के लिए। तो इस वार्ता हमारे साथ इस संबंध में, इस विषय में बात करने के लिए चीफ वेटरनिटी ऑफिसर सिद्धार्थनगर डॉक्टर जीवन लाल जी हैं।
तो हम चाहेंगे कि आप जो है कुछ जानकारी दें इस विषय में कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, वो क्या प्रिकॉशन करें कि उनके पशु इस बदलाव से प्रभावित ना हो। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। देखिए, जब मौसम का बदलाव आता है तो हमारे पशुओं पर जो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जो संभावना होती है वो मोस्टली ये होती है कि हम मान लीजिए शरद ऋतु से गर्म ऋतु की तरफ जब जा रहे हैं तो हम उस पशुओं में जो भी हमारे प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं, जैसे काऊ कोट है या जहाँ पे हमारा पशु रहता है वहाँ पे जैसे हम बिछावन जो करते हैं पुआल वगैरह का, वो हम मतलब तुरंत ना उसको बदलें, उसको हम धीरे धीरे एडजस्ट करके उसको लाएं और उसको उस रीति में करते रहें ताकि उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कभी कभी ज़्यादा बदलाव से क्या होता है कि पशुओं में जो दूध की उत्पादन क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन हमारे पशुओं में एक बहुत बड़ी बात ये है कि हमारे पशु में प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वो बदलाव के समय में भी अपने सारे चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। उसके लिए हम संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए एक तो जो हम मेजर उपाय हमारा टीकाकरण का है वो हम करते हैं। दूसरा चीज़, एटमॉस्फेयर के लिए हम अपने पशुपालकों को ये सचेत करते हैं कि आप अपने पशुओं को जब भी निकालें तो उसको समय से निकालें। जब धूप हो जाए तब निकालें, या कहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा नीचे अगर नमी है तो उस नमी को आप उस वातावरण के हिसाब से दूर करने की कोशिश करें। डेली जो है उसके बिछावन को आप बदलते रहें। अगर कोई किसान भाई मान लिया जो पशुपालक है, अगर उसके पशु को नहीं लग पाया है, इस तरह के टीके नहीं लग पाए जो गंभीर बीमारियों को दावत देते हैं, मतलब उनसे बचाते हैं, तो अगर नहीं लग पाए तो क्या अभी भी वो लगवा सकता है निःशुल्क? जी हाँ, वो निःशुल्क टीकाकरण पशु चिकित्सालयों पर उपलब्ध होगा और छूटे हुए जो पशु होंगे उनको वो निःशुल्क ही लगवाएंगे और उनको प्रेरित भी किया जा रहा है कि जो पशु छूट जाएं उनको वो बूस्टर डोज में लगवा करके उसकी पूर्ति करेंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी और ये बहुत काम की जानकारी है। खासकर हमारे किसान भाई जो देहात क्षेत्र में रहते हैं, शायद उनकी जानकारी उतनी नहीं हो पाती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते विभाग से, तो उनके लिए बड़ी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऋतुएं बदलती हैं, जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो हमको धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग ढलने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने शरीर को डालते हैं, ऐसे पशुओं के लिए भी, ऐसे पक्षियों के लिए भी, ऐसे पेड़ पौधों के लिए भी होता है। एकाएक हम चेंज ना कर दें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एकाएक आप परिवर्तन ना कर दें। मौसम तो परिवर्तन होता है, लेकिन अपने आप को धीरे धीरे आप ढाल कर परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां इस चेंजेस से होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर बाय द वे होता भी है तो जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उसको मैनेज कर ले जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है और केजरीवाल को अब तक 5 समन पहले ही जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ईडी की ओर से जारी किसी भी समन पर केजरीवाल अभी तक पेश नहीं हुए हैं। ईडी से 5 समन अब तक भेजे जा चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी की ये जो समन है वो पूरे तरीके से गैर कानूनी है, गलत है। जब किसी तरीके का अपराध ही नहीं किया, कोई गुनाह ही नहीं किया, तो पूछताछ किस बात की। हालांकि उन्होंने आज ट्विटर पर एक और बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज मेरे पीए के घर भी कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे, करीब 6 से 7 घंटे उनसे पूछताछ की और बकायदा वहां पर उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला। जाहिर सी बात है, ऐसी ही स्थिति मनीष सिसोदिया का भी जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है कि ईडी की जो कार्रवाई है, जो पूछताछ है, जो तमाम छापेमारी है, वो बेबुनियाद है, गैर कानूनी है। किसी भी ईडी के समन का कोई मतलब नहीं बनता और यही वजह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के समन पर एक बार भी पेश नहीं हुए हैं।
बहरहाल ये भी देखना अहम होगा इन सब के बीच कि आखिरकार सीएम अरविंद केजरीवाल क्या अब अगर छठा समन जारी होता है ईडी की तरफ से केजरीवाल को तो क्या वो पेश होते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब तक उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो चाहे फिर जुबानी जंग हो या फिर ट्विटर वॉर हो वो लगातार देखने को मिला है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अगर कुछ गलत नहीं किया है तो पेशी होने में किस तरीके की दिक्कत, लेकिन साफ तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल इसे दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्था देखने के लिए रेलवे महाप्रबंधक शोभन चौधरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सलारपुर, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम और दक्षिण नगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास बने होल्डिंग एरिया का भी निरीक्षण किया। बता चले होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाए गए हैं। ये सभी जायजा देश के विभिन्न हिस्सों से आस्था स्पेशल ट्रेन के अयोध्या पहुंचने पर किया गया। रेल विभाग देखिए वो देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे हैं तो उनकी यात्रा सुगम हो, यहाँ पर अच्छे से उनके दर्शन हो जाए और वापसी यात्रा भी अच्छे से हो, उसी की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। अभी तो जैसे अयोध्या एरिया में हम लोग ने 4 जगह, नॉर्दर्न रेलवे में 4 जगह और एनी रेलवे में भी 2 स्टेशनों पे है। तो हमारे कार्य क्षेत्र में जो 4 स्टेशन है, सलारपुर, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम और दर्शन नगर, तो अभी मैं 2 का कर चुका हूँ, बाकी 2 और स्टेशन भी देखूंगा। देखिए मुख्यमंत्री या बाकी बाहर के लोग आ रहे हैं या राज्याध्यक्ष कोई आ रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था तो राज्य सरकार ने अपने हिसाब से किया। हम तो ट्रेन में जो यात्री आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आए, भारत के किसी भी कोने से आए, उन लोग की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उधर चुनाव आयोग से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता भी चुनाव आयोग से खफा नजर आ रही हैं। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया से इतनी दिक्कत है तो भारत निर्वाचन आयोग के नाम से इंडिया शब्द हटाया जाए। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग एक पार्टी है और एक विशेष व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति विशेष का गुलाम बन गया है। भारतीय चुनाव आयोग, उसमें से भारतीय शब्द निकालना चाहिए। वो भारत का नहीं रहा है, वो एक पार्टी का गुलाम बन गया है, किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम बन गया है, गले में पट्टा है किसी पार्टी। इस तरह से अगर चुनाव आयोग काम करे तो ये देश न देश रहेगा न लोकतंत्र बचेगा। शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, जिसने पार्टी बनाई वो आपके सामने खड़े हैं और आप उनको नजरअंदाज करके किसी आयाराम गयाराम अरे गहरे के हाथ में पार्टी देते हो। ये कौन सा काम आप कर रहे हो, कौन सा खेल है ये? फिर भी चुनाव आयोग ने किसी के हाथ में पार्टी सौंप दी, उसका मतलब पार्टी उसकी नहीं है। जनता जिसके साथ है उसकी पार्टी है। अभी चुनाव लीजिए, चुनाव आयोग ना कचरे जैसा उड़ जाएगा। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत को धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। बता दें, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार ने विभिन्न बोर्ड और आयोगों को भंग कर दिया गया था, जिसे अब दोबारा संचालित करते हुए पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की कमान सौंपी गई है। इससे पहले वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी ओंकार सिंह लखावत धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। रहेंगी आपकी राजस्थान सरकार ने आज मुझे जो दायित्व दिया है धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष का, मैं सरकार के प्रति और पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्राथमिकता राजस्थान के अंदर चप्पे चुप्पे पे धरोहर है, वो प्रेरणा के केंद्र हैं जो आने वाली पीढ़ियों को देश में के लिए, रक्षा के लिए, देश के जीने के लिए, देश के विकास के लिए, सामाजिक समृद्धि के लिए, एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए हमको प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि हम जीवन पर्यंत ये काम करें तो भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि शताब्दियों से ये सारे के सारे महापुरुषों के स्थान हमारे यहाँ हैं। हम निश्चित रूप से सरकार की जो प्राथमिकता होगी, जो उनका मार्गदर्शन होगा, उसके हिसाब से राजस्थान के हर हिस्से में काम करेंगे। चारों तरफ जो है हम करेंगे, कोई एक दिशा में हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बल्कि काम जहां भी आवश्यकता है सब वर्गों में करेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।